नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता नए टूगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, जिसके फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी फॉर्म फिल करने हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की काफ़ी क्यूरी है कि उसका जो सिलेबस दिया गया है, मेन उसमें जो आपका एक्ट वाला पार्ट है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो मैं आपकी उसकी क्लासेस करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन क्लासेस डेली नहीं होंगी, 1 या 2 दिन छोड़ के होगी, लेकिन आपका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर आप वीडियो को अच्छे से लाइक और पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, तो जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि क्योंकि इसका अलग से कोई अभी बुक मार्केट में आई नहीं है, ठीक है, तो सबकी हेल्प हो पाए, सब लोग पढ़ पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो सरकारी आपका गैजेट आया था जब 19 जून 2012 को, ठीक है। तो 2012 का अधिनियम संख्या 32। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं कि ये कब आया था। बात की गई थी जो लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। मतलब जब आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, प्लस मतलब कोई लड़की हो या लड़का हो, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सीरीज भी होती है, बहुत सारी मूवी में भी दिखाया जाता है, और रियल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे अपने घर पे नहीं बता पाते हैं, या फिर स्कूल में ऐसी चीज़ें होती हैं, टीचर्स हैं आपके, या फिर आपके डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो उन सबको रोकने के लिए ये मेन प्रावधान बनाया गया है कि बच्चों के साथ जो ये हैरेसमेंट होता है, बच्चों के साथ रेप होता है, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, ठीक है, और उसके बाद या फिर कोई पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई घटना सामने आती है, तो उसमें बताया गया कि जो 24 घंटे के अंदर उसकी कंप्लेंट की जाएगी। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर पूरा उसका जो भी न्याय है उसका फैसला सुना दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पॉक्सो एक्ट है वो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के लिए ही बनाया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें यहाँ जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ, जिससे कि आपको ओवरव्यू समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जैसे अध्याय 2 है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग जो बात कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। ये राजपत्र है, उसमें जो चीज़ें कही गई थी उसकी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। यहाँ से हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं कि वाई आई डिड नॉट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग रिपोर्ट नहीं करते, केस नहीं करते हैं। किस वजह से नहीं करते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कहीं फिर उनके साथ अलग ही व्यवहार ना होने लगे, या फिर मेंटली वो इतने परेशान कर दिए जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर अपने घर वालों के साथ में, ठीक है। तो इन सब की वजह से, इन सबको देखते हुए ही ये आपका जो पोक्सो एक्ट है 2012 उसको बनाया गया, और बहुत सख्ती से इस पर काम करने की बात कही गई। तो ये मेन किसके लिए? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण और अधिनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका इंग्लिश में, इसको आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसके बाद है कि इसका ये जो टाइटल है ये भी आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए एक अधिनियम और ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान। तो ये आप इसका टाइटल है कि मतलब ये किस बेस पे है, ठीक है। कब इसके ऊपर बात की गई? 14 नवंबर 2012, जब आपका पता है कि चिल्ड्रंस डे होता है तब, ठीक है। तो ये आपको डेट याद रखनी है। अधिनियम के अनुसार बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। इस अधिनियम लिंग तटस्थ है, मतलब ये
चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए ही बराबर है। यौन शोषण के विभिन्न रूपों को अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जिसमें यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, प्रवेशन और गैर भेदक हमला शामिल है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। मतलब ये चीजें शामिल हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इसमें वर्क किया जाता है। कुछ परिस्थिति में यौन उत्पीड़न को गंभीर माना जाता है, जैसे कि जब बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो, मतलब कोई बच्चा मानसिक रूप से बीमार है तब उसके साथ ये सब चीजें होती हैं, तो उसके लिए इसमें अलग से प्रावधान है, उसके लिए अलग से सजा दी जाएगी। ठीक है। साथ ही जब दुर्व्यवहार भरोसेमंद पद पर बैठे व्यक्ति, जैसे डॉक्टर हैं आपके, ठीक है, शिक्षक है, पुलिसकर्मी, परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है, मतलब गंभीर कब माना जाएगा। जैसे जो डॉक्टर से मान लो वहाँ पे बच्चा किसी वजह से मेडिकेयर के लिए गया है, लेकिन डॉक्टर, आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे केस आते भी हैं। ठीक है, स्कूल में टीचर्स के भी ऐसे केस आते हैं, पुलिसकर्मी हैं आपके, क्योंकि ये समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। अगर इनके द्वारा ये सब घटनाएं घटित होती हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। प्लस इनके लिए अलग से ही इसीलिए प्रोविजन बनाए गए हैं, क्योंकि अगर ये लोग, जो लोग समाज की रक्षा करते हैं, जिन पे बच्चे भरोसा कर सकते हैं, वो लोग ही इन सब चीज़ों में तल्लीन होंगे, तो फिर तो बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, बच्चा मानसिक रूप से और ज़्यादा टूट सकता है। इसके बाद क्या है, न्यायिक प्रणाली के हाथों बच्चे को दोबारा पीड़ित होने से बचाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम जांच प्रक्रिया के दौरान एक पुलिसकर्मी को बाल संरक्षक की भूमिका में नियुक्त किया गया है। मतलब जब आपकी रिपोर्ट होगी, आपसे पूछताछ होगी, तब भी आपकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं बताना है, जो भी आपकी इमोशनल पिक्चर, हर चीज पे ध्यान रखिए, आपकी बात को सुना जाएगा, प्यार से सुना जाएगा, उसमें भी आपको संरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और हम लोग देखे थे अधिनियम में कहा गया कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जांच प्रक्रिया यथासंभव बच्चों के अनुकूल हो और अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख 1 वर्ष के भीतर मामले का निपटारा हो। मतलब 1 वर्ष के अंदर सारे मामले का निपटारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा है केस चलते हैं सालों, क्योंकि ये बहुत जघन्य अपराध में शामिल है। इसका तुरंत निपटारा होना चाहिए जिससे बच्चे को न्याय मिल सके। ठीक है। अधिनियम ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। इसके लिए अलग से ही विशेष अदालतें और अलग से पुलिस वगैरह का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। अधिनियम की धारा 45 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जो धारा 45, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि धारा 45 जो पोक्सो एक्ट की है वो किससे संबंधित है। तो इससे संबंधित है कि जो केंद्र सरकार है वो आपके नियम बना सकती है, ये उसके पास अधिकार है। ठीक है। अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसको क्या बोलते हैं, NCPCR, ठीक है, और राज्य बाल संरक्षण आयोग, ये है SCPCR। मतलब ये आपका केंद्र सरकार से रिलेटेड हो गया, ये हो गया आपका जो राज्य की सरकार होती है उसे, तो नामित प्राधिकारी बनाए गए दोनों वैधिक निकाय हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे वर्क करेगी, उसमें अलग से इनके लिए जो भी है अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है। अधिनियम की धारा 42, अब ये धारा 42, ये जो धाराएं हैं इनको आपको अलग से ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछ भी सकता है। तो 42A है आपका यहाँ पे। ठीक है। में प्रावधान है कि किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ असंगतता के मामले में पोक्सो अधिनियम ऐसे प्रावधानों को खत्म कर देगा। ठीक। इसके बाद अधिनियम यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग का आह्वान है। किसी व्यक्ति को बदनाम करने के इरादे से की गई झूठी शिकायत अधिनियम के तहत दंडनीय है। अब जैसे पोक्सो एक्ट के तहत ये भी केस देखे गए हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब अपनी निजी या किसी चीज को खुन्नस निकालने के लिए इसमें रिपोर्ट कर देते हैं, तो उस पर पूरी तरह कार्रवाई होगी। ठीक है। सारी चीजें, सारे पहलुओं पे देखा जाएगा। अगर आपने झूठी शिकायत की है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया है, तो आप किसी को ऐसे झूठा बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 न्यायिक प्रक्रिया
तो हर चरण में बच्चों की हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने वाला एक व्यापक कानून है। ठीक है, तो मेन यही है कि बच्चों की जो यौन अपराध से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपका वैश्यावृत्ति हो गया, रेप हो गया, इसके बाद गलत तरीके से बच्चों को टच करना, ठीक है, या गलत तरीके से बच्चों से खुद को टच करवाना, ये सारे अपराध इसमें पोक्सो एक्ट में आते हैं। अब आपका हॉस्टल वार्डन में ये क्यों रखा गया है? क्योंकि हॉस्टल में पूरे बच्चों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा वार्डन के पास ही होगी। उनके साथ ऐसी कोई चीज होती है तो आपको इस प्रकार से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे आपसे बता पाए। तो आपको जब ये एक्ट पता होंगे तभी आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये विशेष लोक अभियोजकों और नामित विशेष अदालतों की नियुक्ति के माध्यम से रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों की तुरंत सुनवाई के लिए बाल अनुकूल तंत्र को शामिल करने का प्रावधान करता है। अधिनियम कठोर दंडों का प्रावधान करता है जिसे अपराध की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अब इस पोक्सो एक्ट में भी अपराध की गंभीरता के हिसाब से आपकी सजा है, मतलब कितना ज्यादा गंभीर है तो उसको उस हिसाब से सजा दी जाएगी। उस चीज का पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, और प्लस जैसे लड़कों के लिए मेल पुलिस का प्रावधान है, लड़कियों के लिए फीमेल पुलिस का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि फीमेल से मेल कोई मेल पुलिस बात करेगा, मतलब तो क्योंकि 12 या 18 साल से कम के बच्चे होते हैं तो उनकी मेंटल चीज पे भी काफी ध्यान दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में पेश किए पोक्सो संशोधन विधेयक 2019 में पोक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन किया गया है। अभी 2019 में एक संशोधन भी इसमें हुआ है। ठीक है, तो उसकी भी क्लास में अलग से करवा दूंगी। अभी यहाँ पे केवल 12 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिनमें बच्चों पर गंभीर यौन हमले के लिए मौत की सजा सहित नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा देने का प्रावधान है। इसमें मौत की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, जैसे आपकी जयपुर हाई कोर्ट है, वहां पे ऐसा मामला देखा गया था जहां पे मौत की सजा दी गई थी। ठीक, विधेयक में बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है। उम्मीद है कि संशोधन के अधिनियम में शामिल मजबूत दंड प्रावधानों के कारण निवारक के रूप में कार्य करके बाल यौन शोषण को हतोत्साहित किया जाए। मतलब संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि आपने देखा है दिन पे दिन केस कितने ये सब बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो हम लोगों को खुद, जो हम लोग इस क्षेत्र में हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, इन लोगों को अवेयर होना चाहिए, प्लस अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। बस ये इसको आपको एक सिलेबस के रूप में ही नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ के अंदर भी ये सब चीजें बैठानी चाहिए कि अगर कहीं पे ऐसे बच्चों के साथ या किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको पता हो, जिससे कि आप उसकी कुछ हेल्प कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम जब एक समाज, हम खुद में अपने आप में सुधार करेंगे तभी हम एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये चीजें भी वर्क करती हैं। ठीक है, क्योंकि कितने भी नियम बन जाए, कुछ भी बन जाए, जब तक आप खुद में सही नहीं होंगे, आपके आसपास, मतलब आजकल आपने देखा होगा कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो मतलब हम लोग लगभग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर लोग। तो समाज के लोगों को ही इन सब चीज़ों में भी भाग लेना चाहिए, जिसमें सरकार ने जैसे नियम बनाए उस हिसाब से हम लोगों को भी उसमें हेल्प करनी चाहिए, तभी ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि किन किन कारणों पे इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 12 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख है जिनका पालन राज्य सरकारों, बाल कल्याण समिति, पुलिस, विशेष अदालतों और गैर सरकारी संगठनों या परीक्षण के दौरान उपस्थित और सहायता करने वाले किसी भी अन्य पेशेवर सहित किसी को भी करना होगा। मतलब इसमें ये सारी लोग हैं, तो जहाँ जिसको जैसे पता चलता है तुरंत वो बच्चे के समर्थन में आएगा, उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? जीवन और अस्तित्व का अधिकार, एक बच्चे को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण पर अपेक्षा से बचाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बच्चे के सर्वोत्तम हित, प्राथमिक विचार, बच्चे का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए, सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने का अधिकार है,
ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसे चीज हुई है तो आप उसको अलग भी तरीके से डांट डपट के या कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत संवेदनशील तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मैटर आता है। बच्चे छोटे होते हैं, उनका मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे छोटे हैं, उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, कोई भी धार्मिक या भाषा के बेस पे या फिर कलर के बेस पे या कोई कल्चर के बेस पे उन पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। विशेष निवारक उपायों का अधिकार, उसको देखते हुए उसको पूरी तरह रिस्पेक्ट दिया जाएगा। उसमें आत्म सुरक्षा की भावना को जागृत करने की कोशिश की जाएगी। सूचित होने का अधिकार, पीड़ित बच्चे का गवाह को कानूनी कार्रवाई के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को आराम से धीरे से सारी चीज़ों के बारे में बताना भी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा है कि स्कूल में बहुत सारे स्कूल में गुड टच बैड टच का भी प्रावधान रखा जाता है। तो किस लिए रखा जाता है? इन सबसे बचाव के लिए ही। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो अगर अपने घर से आप शुरुआत कर सकते हैं, अपने बच्चों को या आपके भाई बहन किसी के बच्चे हैं उनको इन सब के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सुने जाने विचार तथा चिंताएं व्यक्त करने का अधिकार, इसके बाद प्रभावी सहायता का अधिकार। ठीक, इसमें क्या है? वित्तीय कानूनी परामर्श, स्वास्थ्य सामाजिक और शैक्षणिक सेवाएं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति सेवाएं, बच्चों के उपचार के लिए आवश्यक अन्य सेवाएं हैं। मतलब बहुत सारे गंभीर मामले हैं तो उनके लिए कानूनी स्वास्थ्य परामर्श हर तरीके की सेवाएं का प्रावधान है। निजता का अधिकार, प्री ट्रायल या फिर ट्रायल प्रक्रिया के सभी चरणों में बच्चे की निजता पहचान की रक्षा करनी चाहिए। मतलब उसकी प्राइवेसी हर तरीके से बची रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग देखा कोई केस हुआ तो मीडिया को काफ़ी एक्टिव हो जाती है हर चीज़ को लेके, तो आपको उस दौरान भी बच्चे की जो प्राइवेसी है उस पर पूरी तरह वर्क करना चाहिए। न्याय प्रक्रिया के दौरान कठिनाई के सुरक्षित रहने का अधिकार, न्याय प्रक्रिया के दौरान बच्चे के लिए माध्यमिक पीड़न या कठिनाई को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार, न्याय प्रक्रिया से पहले, उसके दौरान और बाद में पीड़ित बच्चे की सुरक्षा। मतलब ऐसी घटना हुई है, उसने कंप्लेंट की है, तो उस दौरान उसकी सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, जैसे आप कोर्ट वगैरह में लेके जाते हैं तब तक उसकी सुरक्षा का अधिकार है, उसके बाद भी आपको बच्चे की सुरक्षा पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मुआवजे का अधिकार, पीड़ित बच्चे की उसकी राहत और पुनर्वास के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। तो ये 12 चीजें हैं जो मेन इसमें रखी गई हैं। ठीक है, तो आपका यही था पोक्सो एक्ट। मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। बाकी है जो इसमें जो राजपत्र है वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं डिटेल बताऊंगी, ठीक है, और केवल 17 पेज का है वो, आप लोग एक एक पेज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेन इसमें जो धारा है, कौन सी धारा जिससे रिलेट करती है, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे हॉस्टल वार्डन के हैं उनको कहा कि कंटेंट लेके आया जाए, तो ये आपके लिए मैं कंटेंट लेके आई हूँ। प्लस कोई भी बच्चे उल्टे सीधे कमेंट ना करें, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं तो कि ये चैनल वाले अपनी कमाई की वजह से कुछ भी डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितनी जानकारी है पूरा सब पता करके ही बताया जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप मत देखिए। तो जो लोग सीरियस है पढ़ाई को लेके वही क्लास देखें और उल्टे सीधे कमेंट ना करें। ठीक है, क्योंकि कमाई की बात है तो कमाई में अभी मैंने नया चैनल ही स्टार्ट किया हुआ है, उसमें कुछ बच्चे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये टॉपिक है, यही इसकी बुक्स नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको खुद लेके आया जाए। तो आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, समाज के अच्छे नागरिक बनिए। अब आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं तो कैसे आशा की जाती है कि आप लोग हॉस्टल वार्डन या किसी भी पद पे जाते हैं तो आप वहाँ पे किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। बाकी और जो लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक हो पाए। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें, इससे कि और लोग जुड़ पाए। ठीक है, तो आपकी क्लासेस
मैं अब इसकी पूरी करवा दूंगी। इसमें आपका जो है, आपकी जो एक्ट है, ठीक है, एक्ट वाला पार्ट प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वाला पार्ट मैं कंप्लीट करवा दूंगी। कि बाकी जो आपका सिलेबस है वो आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।